फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रशेखर और मैं अपना यूट्यूब चैनल CSB क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2। आज हम लोग बात करने हैं पार्ट 3 का, पॉलिटिकल साइंस MC क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो हम लोग जैसे जानते हैं क्या है, धर्मनिरपेक्षता तो है, समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है। यहाँ पे फेडरलिज्म का मतलब होता है, यहाँ पे संघवाद क्या होता है, इसका मतलब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघवाद का। ये हमारे प्रस्तावना में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। अब इसका जान लेते हैं, व्याख्या हम लोग जान लेते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या व्याख्या में कहा गया है कि संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक, यहाँ पे प्रजातांत्रिक है फ्रेंड्स, गणराज्य की प्रस्तावना का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क, यहाँ पे वयस्क होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वयस्क के नागरिकों का मताधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? ये आपका गणतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये गणतंत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के संकल्प व्यक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? क्या वर्णित है? तो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, या बी नंबर ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सी नंबर है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका फ्रेंड्स इसमें होगा बी नंबर। ठीक है, प्रस्तावना में है जो क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या है, पंथ निरपेक्ष का बात कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या जान लेते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो कितने में किया था? तो हम लोग जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक में इसका उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या था? तो इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वो चलते हैं। भारत ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति का धारण कहाँ से ले गई है? तो ये कहाँ से ले गए हैं? तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कुछ और अधिक। इसमें क्या आ गया, व्याख्या देख लेते हैं इसका। तो भारत में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय, यहाँ पे संघित लिखा गया है, संघीय होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, संघीय पद्धति की धारण जिसमें संघ एवं राज्यों के मध्य, जिसमें क्या किया गया है कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध उपबंध है, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं को द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा से संविधान से ली गई है? तो ये आपका क्या लिया गया है? न्यायिक पूर्ण विचार भी लिया गया है, मूलभूत अधिकार लिया गया है। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का बर्खास्तगी लिया गया है, यानी कि इसमें उपरोक्त में सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त में सभी होगा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। इसके में कहा गया है कि संविधान की यहाँ पे स्वच्छता लिखा गया है, बहुत सारा आज मिसिंग हो गया है, नेक्स्ट टाइम से इसका हम ख्याल रखेंगे। सर्वोच्चता क्या इसमें बात किया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जब कोई राष्ट्रपति कोई गलती करता है तो उसमें क्या महाभियोग से उसको हटाया जाता है। ठीक ना, और महाभियोग दोनों में से 2 सदन होता है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी में भी इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें क्या गया कि उपराष्ट्रपति का पद वे राज्यसभा का सभापति बनाने की उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की नियुक्ति को हटाने का प्रावधान किया गया है। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। और जो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति। क्या होते हैं, पदेन सभापति है। और इसमें एक हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं कि जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति जो होते हैं क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उनका कोई भी वेतन नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एज उसको क्या मिलता है, राज्यसभा के संसद के रूप में इनको पेमेंट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन है तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, उनको एक क्या है मतलब सदस्य के रूप में ही वेतन दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है आपका, तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ। तो इसमें भारतीय प्रशासनिक ढांचा को मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रूस से मौलिक अधिकार लिया गया है तथा कनाडा से संघीय प्रशासन पद्धति लिया गया है, ठीक ना। और जर्मनी से क्या होता है, आपातकाल, ठीक ना, क्या होता है, आपातकाल लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो बिहार राष्ट्र सभा परिषद पटना का गठन कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1950 में। कब हुआ था, 1950 में हुआ था। ये आपका फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। किसका, राष्ट्रभाषा परिषद पटना का, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। भारतीय संविधान को कैसा वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है, तो एक यह क्या करता है, राज्यों का संघ का वर्णित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में हम लोग व्याख्या थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि संविधान के अनुच्छेद के एक में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो यूनानी शब्द से किया गया है। किससे किया गया है, यूनानी शब्द का अर्थ से किया गया है। अनेक बार संघीय शब्द का उपयोग फेडरल के लिए किया जाता है, किंतु इस शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया। और हम लोग फर्स्ट में बात भी कर चुके थे कि उद्देशिका में या हमारे संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो फेडरल का मतलब होता है संघवाद का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका काफ़ी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सार्वजनिक हित आंशिक की संकल्पना की शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा हम लोग देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा सार्वजनिक हित के आंशिक के यहाँ पे थोड़ा सा डॉट है, इसको देख लेते हैं शब्द क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे याचिका है, ठीक ना, यहाँ पे याचिका, यहाँ पे ये मिटा दीजिएगा, याचिका है, ठीक है। लिखा गया है सार्वजनिक याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से की गई थी। कहाँ से किए गए थे, ये आपका यूएसए से किया गया था। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लोकाहित मुकदमा पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन PIL की संकल्पना प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। यह संकल्पना न्यायिक पूर्वालोकन के संकल्पना से उद्भूत है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान का किस देश में सबसे विस्तृत है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भारत के पास सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जो भारत के संविधान जो है वो कैसा है, तो ये तो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग, व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो अभी हम इसमें क्या है कि भारत के लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा है, हम लोग को सभी को पता है। भारत में इसमें वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। संविधान की विशालता के कारण आइवरजैनिक्स वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्या कहा है, वकीलों का स्वर्ग कहा है।
अमेरिका संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संघात्मक संविधान है। इसमें केवल 7 ही धाराएं हैं। कहाँ का